एनीमिया के कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पाकिस्तान में। और जो हमारे पास इसके हमने जो मेडिसिन में हमने जिस पे फोकस रखते हैं वो बेसिकली इसकी जो है हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक है, डायग्नोसिस है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, उसके साथ जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट है। हमने जाहिर बात है अगर डायग्नोस करना है तो उसके लिए साइन एंड सिम्टम्स भी हमें पता होने चाहिए और आईडीए की कॉजेज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वाइवा के क्वेश्चंस आते हैं कि कॉजेज ऑफ वाइवा के क्वेश्चन में भी पता पूछ सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो के बेस पे कि फीमेल है तो अडल्ट फीमेल है तो उसमें क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेज होंगे। अगर कोई मेल है या कोई और बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसमें क्या कॉजेज मोस्ट कॉमन कॉजेज होंगी। तो हम ये सारी चीजें साथ में जो है कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके लैब इन्वेस्टिगेशंस और फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने आईडीए में देखना है वो ये देखना है कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो कॉजेज में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड लॉस, मतलब कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, जाहिर बात है। ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड जब लॉस होगा तो उतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। और प्रोडक्शन इंक्रीज जो है होने की वजह से जितना भी आयरन है, जो स्टोर्ड आयरन है या जो भी आयरन है वो यूज होगा। तो आयरन आयरन जब यूज हो जाएगा तो जाहिर बात है और उतनी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही जितना वो यूज हो रहा है। तो उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और साथ में एनीमिया भी कॉज होगा। सेकंड हमारे पास जो कॉज होगा वो होगा इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है, सॉरी, डिमांड ज्यादा हो रही है तो फिर हमारे पास तब भी जो है आयरन की डिमांड ज्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तब भी ये सब जो है ना आयरन डेफिशिएंसी कॉज करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसको करते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। किसी वजह से भी एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाए या फिर जो इनटेक है वो अ, आप सही प्रॉपर नहीं ले रहे, प्रॉपर इनटेक नहीं है, पुअर इनटेक है। तो हमारे पास अगर पुअर इनटेक है तो तब भी आयरन एनीमिया होगा। ब्लड लॉस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो अगर हम फीमेल्स में कहें तो जो अडल्ट फीमेल्स हैं उसमें हम कह सकते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुअल जो हम कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल आपके पास इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, अगर उसको इरेगुलरिटी है और इस इरेगुलरिटी को कौन कौन सी डिजीज कॉज करा सकती हैं, थायराइड मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन कॉज है कि मेंस्ट्रुअल जो है ना इरेगुलरिटी की। तो ये कॉज हो सकती है, इसके अलावा और भी कई कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, तो एक तो ये कॉज हो गई जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा हो, या जीआई जो जीआईटी का ट्रैक है उधर से कोई ब्लड लॉस हो रहा हो। ठीक है, जीआईटी के ट्रैक में से कहीं पे ब्लड लॉस हो रहा हो, और सपोज पॉलिप्स हैं, ठीक है, या कोई और डिजीज है ऐसी, या आप कह सकते हैं कि कैंसर हो है। ठीक है, कैंसर है तो तब भी हम कह सकते हैं कि वहां से क्योंकि ब्लड लॉस होगा उसको जो है ना हो सकता है कि मतलब जो मनीमिया हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा हमारे पास हेमोप्टाइसिस हो सकता है, मतलब कि अगर कहीं पे भी जीआई में उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेमोप्टाइसिस हो रहा है उसको। ठीक है, हिमेचूरिया हो रहा है किसी और डिजीज की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से हिमेचूरिया है, तो इसमें भी हमारे पास जो है ना ब्लड लॉस होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो आ जाते हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर आ जाते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर वो कॉज करा सकते हैं, मतलब उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से जो है ना एनीमिया होगा। इसके साथ हमारे पास जो है एक मोस्ट कॉमन जो है वो
हुक वॉर्म है, मतलब कि हुक वॉर्म भी एक किस्म का बहुत ही मतलब कि कॉमन कॉमन जो है ना हमारे पास हकवॉर्म मोस्ट कॉमन है। बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और बड़ों में भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ रहा है या एनीमिया आ रहा है तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज ये हकवॉर्म हो सकती है, जो कि ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और उसकी वजह से जो है ना बच्चे को एनीमिया कॉज हो गया है। तो हम जब भी ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को तो साथ में हम आयरन की ट्रीटमेंट के साथ हम उसको एक दफा डीवॉर्म भी करते हैं। वैसे भी एक गाइडलाइन है जो हम कहते हैं कि 6 साल के बच्चे को हर 6 महीने बाद या साल बाद जो है हमने डीवॉर्म करवाना है। तो ये वाली चीज होती है। उसके अलावा हेमराइड्स होते हैं, हेमराइड्स की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो और कैंसर्स वगैरह ये भी कॉज करा सकते हैं कि जो है उसको आप क्या कह सकते हैं ब्लड लॉस हो। इसके अलावा इंक्रीज डिमांड हमने जब बात की तो हमने कहा कि इंक्रीज डिमांड किस तरह से, मतलब कि कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आई है जैसे कि प्रेगनेंसी है, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गई, ठीक है, या बच्चा छोटा बच्चा है और वो ग्रोइंग एज में है, ग्रोइंग एडोलेसेंस एज में है, ठीक है। तो तब भी बहुत ज्यादा जो है आयरन की जरूरत होती है। ब्लड जो है ब्लड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा होता है तो इस वजह से भी होता है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि इसमें भी आपको बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी के ये जो है ना आयरन डेफिशिएंसी कॉज करा सकती है। ये फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही होती हैं ये भी आयरन की डेफिशिएंसी करवा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास डिक्रीज एब्जॉर्प्शन तब होगी अगर फॉर सपोज कोई डिजीज है, फॉर सपोज सीलिक डिजीज है, मतलब कि उसको सीलिक डिजीज है, सीलिक डिजीज की वजह से जाहिर बात है एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हर चीज की वैसे तो कम हो जाती है और बहुत ज्यादा उसका जीआईटी डिस्टर्ब होता है और जो है ना जाहिर बात है आयरन भी नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा और जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा कोई गैस्ट्रिक जो हमारे पास सर्जरीज होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक सर्जरीज हो गई, उसमें भी इस अगर हम एक जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो निकाल देंगे तो जाहिर बात है कि एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी एब्जॉर्प्शन, बहुत कम हो जाएगी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी जो विटामिन है या कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है जिसकी उनकी कमी हो जाएगी। और इसमें आयरन भी आता है तो आयरन की डेफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है, होगी। उसके अलावा आईबीडी है, ठीक है, आईबीडी हो गई। उसके अलावा हमारे पास एक क्लोरोहाइडिया है, मतलब कि एक क्लोरोहाइडिया जिसमें जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है, या तो वो एजिड है, मतलब एज के साथ साथ जो ओल्ड एज होती है उसमें बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा जो है एक मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीआई का यूज। जो हम पीपीआई बहुत ज्यादा जब यूज करते हैं, कोई भी पर्सन यूज करता है जिसको अक्सर पेप्टिक अल्सर के इश्यूज रहते हैं या फिर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिक जो है ना गर्ड या इस तरह की चीजें रहती हैं तो उसमें हम पीपीआई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है कि वो एक क्लोरोहाइडिया करवाएंगे। तो जाहिर बात है जब हम अगर एब्जॉर्प्शन का पाथवे पढ़ें आयरन का, तो अगर आप उसका एब्जॉर्प्शन का पाथवे देखें तो उसमें जरूरत होती है कि एसिड जो है एसिड इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जिसकी वजह से वो आयरन जो है वो जो अगर मीट के साथ है या किसी भी फूड के साथ है वो जुड़ा हुआ है वो, तो वो उसको तोड़ने की जरूरत पेश आती है। जो उसको उसकी तोड़ फोड़ में उस सारे अमल में जो है हमारे पास एक क्लोरहाइडिया, मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड जो है ना वो बहुत मेन रोल प्ले करता है जब भी आयरन की एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो वो नहीं होगा तो जाहिर बात है आयरन भी उस स्टेट में नहीं आएगा जिसमें उसने एब्जॉर्ब होना है इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं
अच्छा, अगर आप ओवरऑल बात बात करें कि हमारे पास कितनी नॉर्मल अब्जॉर्प्शन होती है डेली, तो 3.5 mg जो है ना हमारे पास पर डे, वो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की। ठीक है, आयरन की नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ये होती है। आप देख सकते हैं कि अगर ब्लड लॉस इतना हो रहा है कि आयरन इतना ज्यादा उसकी वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इतनी अब्जॉर्प्शन भी कोई फर्क पैदा नहीं करेगी जब तक हम उसको बाहर से आयरन नहीं लेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास जरूरत होती है। और सेकेंडली, अगर आप एक पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी हमेशा एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी भी देते हैं। जब भी वो फूड इनटेक करता है तो साथ में विटामिन सी ले, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके, मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्ब हो सके। फॉर सपोज अगर हम आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं तो उसके साथ विटामिन सी देते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी तरीके से हो सके, बहुत ज्यादा हो सके, मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो हो सके। ठीक है, तो हमने ये चीजें जरूर देखनी है। फिर सेकेंडली, आपने जब भी कोई यंग फीमेल आती है, यंग फीमेल पेशेंट आती है, ठीक है, तो और आयरन सॉरी एनीमिया के साथ आती है, और तो आपने क्वेश्चंस देख करने हैं कि हेयर लॉस तो कहीं नहीं हो रहा उसको। ठीक है, हेयर लॉस हो रहा हो, हार्ट बीट उसकी कैसी है, हार्ट बीट इंक्रीज तो नहीं रहती, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज तो नहीं रहती उसको। तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, फॉर सपोज हम उससे ये भी पूछेंगे कि ईटिंग डिस्फेजिया तो नहीं है, मीन्स के उसको खाने में मुश्किल तो नहीं होती, जब वो खाती है तो उसको प्रॉब्लम तो, डिस्फेजिया तो नहीं है उसको, कहीं पे मसला तो नहीं आता। जो एसोफेजस एसोफेजल, क्योंकि अगर वेब है, मतलब हम इसको प्लमर विंसन सिंड्रोम की तरफ लेके जाएं तो उसमें वेब्स होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो खाना नहीं खा सकती, डिस्फेजा होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कोई उसको ग्लोसाइटिस तो नहीं है। ठीक है, तो हम उसके साथ साथ ये सारी चीजें रूल आउट करेंगे कि भाई अगर उसको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है, क्योंकि खाने में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी हेयर लॉस हो रहा है, हार्ट भी इंक्रीज है, ऐसे फेजियल वेब जारी बातें है जिसकी वजह से डिस्फेजिया की प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट अगर ग्लोसाइटिस है, ये तीन चीजें हमें मिलती हैं, तो फिर जाहिर बात है वो किसकी तरफ जा रहा है कि ये प्लमर विंसन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है और उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर हमने आगे इसकी देखने हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, साइंस और जो है ना इसके क्या क्या साइंस हम देख सकते हैं, विजिबल क्या होगा। एक तो हमारे पास जो है वो जो उसका क्या कहते हैं, काइलोनाइकिया होगा। ठीक है, काइलोनाइकिया स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ हम उसको करते हैं। एलोपेशिया होता है, ठीक है, हेयर लॉस होता है एलोपेशिया। इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन होगी, मतलब कि उसको या तो डायरिया रहता होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन है कि उसको डायरिया रहता होगा अक्सर, तो उसको जो है ना ये प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा मोस्ट कॉमन पाइका है। पाइका क्या है, पाइका आपने याद रखना है कि जो ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें जिसकी आयरन जो आयरन डेफिशिएंसी जिसको होती है, ठीक है, तो वो इसकी तरफ जाता है, पाइका की तरफ जाता है। वो क्या क्या है कि मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आपने बहुत सुना होगा, लोग खाते हैं। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी खा रहे होते हैं, या आइस खा रहे होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनकी एक साइकोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो उनकी ये सारी जो है ना उनको ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें, आइस खाना, मुल्तानी मिट्टी खाना, ये सारी चीजें। इसके अलावा इम्पेयर्ड जो है ना उसका मतलब कि जो कैटाकोलामाइंस जो है ना इम्पेयर्ड होंगे। ठीक है, T3 जो है मेटाबॉलिज्म उसका सही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी होंगी चीजें। और इसके अलावा टंग आप देखेंगे, उसकी टंग जो है ना टंग बहुत ज्यादा ग्लोसाइटिस हो रहा होगा। ठीक है, ग्लोसाइटिस हो रहा होगा। मैंने पहले बताया कि ग्लोसाइटिस बहुत अहम निशानी है कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो।
सेकेंडली अब हम आ जाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, हम क्या क्या करवाएंगे और कौन सी जो है हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले हमने करवानी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई पेशेंट आएगा इस हम हमें जिसको डायग्नोज हो रहा हो, जिसमें ये साइन आ रही हो कि भाई उसको एलोपेशिया है, उसको पाइका है, उसको इंटेस्टाइन मैलअब्जॉर्प्शन रहती है, काइलोनाइकिया है उसको, तो हम इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जब तक हम सीबीसी तो कराएंगे कराएंगे, ठीक है, सीबीसी तो मस्ट है। वो तो हमारे पास क्या कहते हैं किसी भी जब भी हम कोई भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, फर्स्ट जो पहली पहली करवाते हैं उसको सीबीसी तो ये हमारे पास है कि हमें हर बहुत सारी डिजीज में सीबीसी लाजमी करवानी होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने फर्स्ट पहला पहला टेस्ट करवाना है वो हमने करवाना है फैक्टीन का। ठीक है, फेराटीन का हमने करवाना है सबसे पहला टेस्ट। ठीक है, फेराटीन जब भी हम करवाएंगे आपको आयरन डेफिशिएंसी में फेराटीन का जो लेवल है वो कम मिलेगा। फेराटीन क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है वो बेसिकली आयरन का स्टोरेज होता है वो फेराटीन की सूरत में होता है। तो हम फेराटीन करवाते हैं, फेराटीन हमेशा कम आता है जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है। अच्छा, फेराटीन के लिए आपने याद रखना है कि कभी भी किसी पेशेंट को अगर फीवर है, फीवर की कंडीशन है, ठीक है, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, उसको कोई और बीमारी रह रही है, तो हम फेरेटिन नहीं करवाते, क्योंकि उसमें इस इन कंडीशन में फेरेटिन जो है वो अ, उसका मतलब कि फॉल फॉल उसका उसकी रिपोर्ट आती है, तो हम फिर प्रेफर नहीं करते। लेकिन हमारे पास मोस्ट प्रेफरेबल जिसको हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो फेरेटिन होती है। उसके अलावा हमने क्या करवा करवा सकते हैं, क्या क्या करवा सकते हैं, हम आयरन बाइंडिंग कर टेस्ट करवा सकते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ना, ट्रांसफेरिन जो हमारे पास एक प्रोटीन होती है ट्रांसफेरिन बेसिकली, तो ट्रांसफेरिन की हम देखते हैं कि उसकी सेचुरेशन कितनी है, ठीक है, सेचुरेशन ज्यादा है या सेचुरेशन डिक्रीज हुई हुई है। ठीक है, आपने याद रखना है कि अच्छा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या रिपोर्ट क्या आएगी जब भी आयरन डेफिशिएंसी में होगा, तब इसकी रिपोर्ट आएगी कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज है। इसको कैसे, क्यों इंक्रीज है, ये क्यों इंक्रीज आ रही है, फेरेटिन लो आ रही है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज आ रही है। वजह ये होती है कि जो ट्रांसफेरिन है हमारे पास, ट्रांसफेरिन को ये मैं ट्रांसफेरिन बना रही हूँ। ठीक है, ट्रांसफेरिन है, ये प्रोटीन है, ये आयरन को बाइंड करती है अपने साथ और लेके जाती है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट करती है, जहाँ जहाँ इसकी जरूरत होती है ये वहां जाके पहुंचाती है। सपोज अगर वो कोई रेड ब्लड सेल बन रहा है तो उसको आयरन की जरूरत होती है, तो वो ये लेके जाती है और आयरन को जो है वो वहां तक पहुंचाती है। बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि कैपेसिटी कितनी है उसके पास, ट्रांसफेरिन कितनी फ्री पड़ी है और कितनी फ्री नहीं पड़ी। ठीक है। फर्स्ट पोज जब आयरन बहुत ज्यादा होगा या जब आयरन कंप्लीटली होगा, मौजूद होगा, बॉडी को नींद ज्यादा नहीं होगी और उसकी सही स्टोरेज होगी और सही एब्जॉर्प्शन होगी और सही उसकी मिकदार मौजूद होगी, तो ये देखिए आयरन बाइंड हो चुका है ट्रांसफेरिन के साथ, तो सारी हमारे पास जो खाली सीट्स जो हमारे पास मौजूद थी वो फिल हो गई। अब कैपेसिटी आपको ही नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लो हो जाएगी जब भी आयरन सही मिकदार में मौजूद होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आयरन की किसी में डेफिशिएंसी है तो ट्रांसफेरिन का क्या हाल होगा। देखिए, जो थोड़ा बहुत आयरन था वो तो बाइंड हो गया, बाकी सीट्स खाली पड़ी हैं, तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है। उसके अलावा हम जो है ना
ट्रांसफेरिन का भी जो है ना लेवल करवा सकते हैं कि ट्रांसफेरिन कितनी है। कहीं पे ट्रांसफेरिन जो है लेवल क्या है उसका। ट्रांसफेरिन जाहिर बात है, जब आयरन के साथ वो क्या कहते हैं, आयरन ट्रांसफेरिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, क्योंकि आयरन ही नहीं है तो ट्रांसफेरिन की प्रोडक्शन भी जाहिर बात है अफेक्ट होगी। जब आयरन ही नहीं मौजूद तो ट्रांसफेरिन क्या ही करेगी। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अगर ये फॉर सपोज कि कोई और कंडीशन है जैसे लिवर डिजीज है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें लिवर अफेक्ट हो रहा है कहीं पे भी किसी वजह से भी, तब भी ट्रांसफरिंग लेवल कम होगा। इसलिए हम बेहतर जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो फेरेटिन का है। इसमें हमें पता चल सकता है कि आयरन का लेवल कितना है, ठीक है, आयरन स्टोरेज कितनी है। आयरन का जो है ना हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी करवा सकते हैं और साथ में ये ट्रांसफरिंग लेवल भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आयरन प्रोफाइल में हम ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने करवानी थी, हमने क्या कहा था, सीबीसी करवानी है। ठीक है, सीबीसी के साथ हम स्टूल यूरिन जो है ना उसको भी एग्जामिन करवाते हैं कि कोई पैरासाइट तो नहीं मौजूद, कहीं पे वर्म तो नहीं मौजूद, तो हम उसको भी रूल आउट करवाते हैं। साथ में कभी कभी बहुत रेयरली होता है कि हम हाइपोथायराइडिज्म को भी टेस्ट करें। ठीक है, मैं जैसे कि हमने पहले बताया कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है ना हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रही होती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसको एनीमिया हो रहा हो। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई हमारी। इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हमने इसको ट्रीट करना है वो हम देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमने जो हमने स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं कि आयरन को रिप्लेस करना है। ठीक है, आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा कोई कॉज है, अगर अंडरलाइन कॉज है जैसे कि पॉलिप्स मैंने सिलिक डिजीज कहा, गैस्ट्रिक वगैरह जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हुई है उसकी, या एक हाइडिया है, ये सारी जो भी कोई अगर रूट कॉज है तो हम उसको मेन कॉज को भी ट्रीट करेंगे साथ में। ठीक है, ये तो हमने आयरन रिप्लेसमेंट दे दी, उसके साथ हमने इसको ट्रीट भी करना है मेन डिजीज को। इसके अलावा हम इसके साथ साथ इसको जो है विटामिन सी देंगे। ठीक है, जब मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, और इसके साथ एंटी हेलमिंथ्रिन देंगे। क्यों एंटी हेलमिंथ्रिन देंगे? एंटी हेलमिंथ्रिन हमने कहा था कि आपको बताया था कि जो ये एंटी हेलमिंथ्रिन है कि हुक्वॉर्म जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों में, तो हम साथ में डी वॉर्म भी कर देते हैं क्योंकि इससे इसका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, कोई इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है कि हम ना दे सकते, तो एहतियातन हम इसको साथ में ये भी दे देते हैं। ठीक है, अब आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या क्या हमने चीजें मतलब क्या क्या दे सकते हैं हम। एक तो होता है ओरल, हम ओरली जो है ना आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स देते हैं। दूसरे होते हैं पारेंटल। ठीक है, पारेंटल होते हैं सॉरी, पारेंटल जो होते हैं वो उनमें हमारे पास जो है एक आयरन सिक्लोज आता है। ठीक है, आयरन डेक्स्ट्रॉन होती है या आयरन सिक्लोज से हम कहते हैं। ठीक है, आयरन सिक्लोज हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास न्यू अभी आई है वो है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। ठीक है, कार्बोक्सी माल्टोज आई है हमारे पास, जो न्यू है ये ओल्ड है हमारे पास जो आयरन सिक्लोज है, और जो न्यू हमारे पास न्यू वन आई है वो हमारे पास फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है। अब जो ओरल सप्लीमेंट्स में हमारे पास आती हैं उसमें फेरस सल्फेट आता है। ठीक है, फेरस आपने हमेशा याद रखना है, फेरस सल्फेट, सल्फेट, या फिर हम इसको देते हैं फेरस ग्लूकोनेट।
ठीक है, ग्लूकोनेट होता है, उसके अलावा आयरन पोली मेल्टोज, ठीक है, माल्टोज होते हैं हमारे पास, आयरन पोली माल्टोज होता है, ठीक है, उसको वो हम दे सकते हैं, आयरन पोली माल्टोज, ठीक है, ये हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, इसकी हमने कितनी हम देते हैं, कितनी अमाउंट देते हैं इन तीनों में किसी की भी, पेरासल्फेट जैसे कि हम दे सकते हैं 200 mg, ठीक है, mg हम देते हैं कि जो उसकी तादाद है वो हम 3 टाइम्स पर डे देते हैं, ठीक है। और कितने अरसे के लिए देते हैं, फॉर 3 to 6 months, ठीक है, 3 to 6 months देते हैं। और इसके साथ आपने एक अहम अहम बात जो याद रखनी है वो ये है कि जब आप आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करवा दें, ठीक है, आपने आयरन सप्लीमेंट्स दिए, ठीक है, और उसको आपने पेशेंट को कहना है कि 7 से 10 दिन के बाद, ठीक है, सप्लीमेंट्स ले रहा होगा वो बंदा, 7 से 10 दिन के बाद सीबीसी उसकी एक रिपीट करवाएंगे आप, ठीक है, रिपीट करवाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आप उसकी एचबी कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई है या नहीं हुई, उसकी एचबी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, हमने ये जो है ना मेन देखना है कि उसकी इंक्रीज होनी चाहिए 10 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 10 ग्राम पर लीटर शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, आफ्टर 7 to 10 डेज, एक वीक के बाद या 10 दिन के बाद आपने उसकी सीबीसी रिपीट करवानी है और एचपी को देखना है कि वो इंक्रीज हुई है कि नहीं, कितनी, 10 ग्राम पर लीटर इंक्रीज होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि या तो वो सही तरह से मेडिसिन नहीं ले रहा, ठीक है, सही तरह से मेडिसिन नहीं ले रहा, वो अपनी रेगुलर बेस पे नहीं ले रहा, या फिर उसने जो है कोई और इसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई और डिजीज है, हम कहीं और देखेंगे कि इन्वेस्टिगेट उसको दोबारा देखेंगे कि कहीं और तो नहीं मसला, कहीं कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम जिसको हमने रूल आउट ना किया हो, ठीक है, तो हम ये चीजें सारी देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास रेटिकुलोसाइट काउंट होता है वो भी हम देखेंगे कि भाई वो भी इंक्रीज होना चाहिए, जाहिर बात है वो इंक्रीज होगा तो एचपी भी साथ साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि अगर ना एचबी इंक्रीज हो रही है और अगर रेटिकुलोसाइट्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो या तो नॉन कंप्लायंस है, या ब्लड लॉस कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूसली कहीं से हो रहा है, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन आ रही है, या फिर इन करेक्ट जो हमारे पास डायग्नोसिस है वो इनकरेक्ट हुआ है हमारा, ठीक है, ये हम इन 4 चीजों के बारे में जरूर सोचेंगे, ठीक है। कौन कौन सी नॉन कंप्लाइंट है, या फिर वो ब्लड लॉस कंटिन्यूसली कहीं से हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन है, या फिर हमारा डायग्नोसिस सॉरी डायग्नोसिस ही गलत है, ठीक है, हमने इन चीजों के बारे में सोचना है। साथ में जब हमने उसको सप्लीमेंट्स देनी है तो हमने एक चीज वादे कर देनी है कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, कि वो जो पेशेंट है वो हो सकता है उसको जो साइड इफेक्ट आए वो उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट लेना बंद ना कर दे, तो हमने उसको बताना है कि आपको एब्डोमिनल पेन भी होगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी होगा, उसके साथ साथ आपको डार्क यूरिन भी आएगा, ठीक है, डार्क कलर का यूरिन भी आएगा, तो आपने डरना नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ठीक है, और इसके साथ आपने ये अपनी ट्रीटमेंट नहीं छोड़नी, ठीक है, इसको ये चीजें लाजमी बतानी है कि एब्डोमिनल पेन भी होगा, डार्क यूरिन भी आएगा, तो इस वजह से आपने ट्रीटमेंट को अपना डिसकंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। ये तो ओरल के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम आती है,
ठीक है। और जो हमारे पास पारेंटल है, ठीक है, पारेंटल की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पारेंटल में हमारे पास जो है ना रिएक्शन की बहुत ज्यादा होती है, रिएक्शन कॉज करा सकती है वो, या एलर्जिक हो सकता है पेशेंट उसकी वजह से, पारेंटल से। तो उसकी वजह से भी करवा सकते हैं वो, जो है ना हम देखेंगे कि भाई ना पेशेंट को रिएक्शन हो, कोई एलर्जिक उसको सिम्टम्स भी ना आए। तो पारेंटल हम तब देते हैं कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब पेशेंट की जो कंडीशन है, जो एचपी है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा लो है, तो हम अगर उसकी इतनी लो है कि 8 से भी कम है, ठीक है, 8 से भी नीचे जा रही है उसकी एचपी, तो हम उसको डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे एक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है। सेकंड में हमने उसको फिर उसको आयरन की सप्लीमेंट्स देने हैं। पारेंटल देंगे पहले, ठीक है, पारेंटल इंजेक्शन देने के बाद, बूस्टर डोज देने के बाद, मतलब पारेंटल देने के बाद उसको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेशेंट होता है कि ओरल ज्यादा प्रेफर करता है, कोई पेशेंट होता है कि ओरल के खाने की वजह से, क्योंकि उसको ये इश्यूज आ रहे होते हैं, तो इस वजह से वो फिर पारेंटल को ही प्रेफर कर लेता है। ठीक है। तो ये हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, और ये हमने इसकी जो है हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कम्प्लीटली रिव्यू कर लिया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो फिर आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।